जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय का अकाडमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा हम लोग देखते आ रहे हैं, डेली करेंट अफेयर को लेके हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो आइए बच्चा, उसी क्रम में क्या करते हैं, हम अगले सेशन को लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो है, आज के बहुत ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं को मैंने डाला है इसमें। जैसे पहला क्या है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल का पहले तो आयोजन जो है, क्या साथी, आयोजन जो किया जा रहा है वह गुजरात में किया जा रहा है। यह बात ध्यान में रखिएगा। इस खेल में भवानी देवी ने क्या जीता, स्वर्ण जीता। और भवानी देवी किससे संबंधित हैं, तो तलवारबाजी से। किससे साथी, तलवारबाजी से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए, क्रिस्टी जोसना और लैसराम आब दोनों ने क्या जीता इसमें, इसी में, किसमें, तलवारबाजी में कांस्य पदक जीता। और इलावेनिल वालारितव, ठीक है बच्चा, इलावेलिन वालारिवन क्या जीती, राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीती। क्रिस्टी जोसना जो है बच्चा, यह केरल की हैं। कहाँ की हैं, यह केरल की हैं, केरल की हैं। ठीक है, क्लियर है। ये केरल की हैं और ये जो है कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या रखी गई, रेसिलियंस। क्या, रेसिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, और जो इसको अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को मनाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, वह UNGA के द्वारा 14 दिसंबर 1990 को यह तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाएंगे। ठीक है, UNGA का मतलब समझ रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशन ग्रेट असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं। गृह मंत्री ने दिया 2021-22 के लिए राज्य आपदा शमन कोष SDMF जारी करने का आदेश। क्या साथी, क्या करने का, SDMF को जारी करने का आदेश दिया, जिसमें 488 करोड़ रुपए दिए गए। पहले तो ये जान लीजिए कि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का, या जो 2022 से लेके 21-22 से लेके 2025-26 तक 13,000 प्लस करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, जो 2022 से लेकर 2026 तक के आपदाओं से संबंधित राज्यों को क्या किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा समय के अनुसार। तो उसमें से अभी 488 करोड़ दिया गया है। और वह किन किन राज्यों को दिया गया है, बताइए, आप बता सकते हैं? तो मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, और एक पंजाब शामिल है, और एक गोवा शामिल है। ये 3 राज्यों को 488 करोड़ रुपए का मतलब आपदा प्रबंधन राशि जारी कर दी गई है इनको देने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, क्लीन गंगा फॉर नेशनल मूवमेंट। ठीक है, क्लीन गंगा फॉर नेशनल मिशन भी कह सकते हैं, मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके तहत इस जो यह आयोग बना, अभी जानते हैं ना कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, यह एक स्वच्छ
मंत्रालय भी बनाया गया है। तो उस मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है उसने क्या किया है, 1145 करोड़, देख पा रहे हैं आप, 1145 करोड़, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, 1145 करोड़ की 14 परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान किया गया है, मंजूरी दी गई। और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, सीवर प्रबंधन, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, सीवर प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार। मतलब जो ऐसे अपशिष्ट हैं जिनका कुछ कर नहीं सकते, उसको क्या करें, एक ऐसी उसके लिए व्यवस्था बनाएं जो कि नदियों को या वनों को कोई हानि न पहुंचा पाए। ठीक है, इसके लिए। और इसको जो ये 1114 परियोजनाओं के लिए 1145 करोड़ की राशि जो मंजूरी प्रदान की गई है, इसमें 5 राज्यों को शामिल, 5 राज्य इसमें से जो शामिल हैं, 5 राज्यों में, केवल 5 राज्यों में लगभग 8 परियोजनाएं, इसमें 14 में से 8 परियोजनाएं शामिल हैं बच्चा, परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें आपका क्या हो जाता है, अब ध्यान दे लीजिए, जिसमें 5 राज्य जो हैं, स्टेट जो हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक आपका बिहार हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, कौन हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, और एक देश कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड में सिर्फ इस 5 राज्यों में 14 में से 8 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे चलिए। एयरटेल और नोकिया ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 में आगंतुकों के लिए मतलब जो लोग आएंगे हमारे देश में, उनके लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमर्सिव लाने के लिए दोनों ने एक दूसरे से साझा समझौता किया है। 5G सक्षम इमर्सिव का मतलब है एक हेलोग्राम बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, हेलोग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, क्या बनाया जाएगा, हेलोग्राम बनाया जाएगा। उस हेलोग्राम में काशी विश्वनाथ और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। इस हेलोग्राम में क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, किसको, काशी विश्वनाथ को और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप लोग जानते हैं, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर 282 मीटर, 282 फीट है कि मीटर है बच्चा, बताइए, फीट है कि मीटर है। अच्छा चलिए इसको रहने ही देते हैं, मुझे लगता है 282 फीट ही होगा। ठीक है, इसमें और किसकी प्रतिमा है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 282 मतलब ऊंचाई काफ़ी है, प्रतिमा लगाई गई है। क्या लगाई गई है, प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, ठीक है मित्र, देख लीजिए यह है। तो अब इसमें क्या है कि अब इससे क्या संबंधित होगा, ध्यान दीजिएगा, जो यह आगंतुकों के लिए IMC के द्वारा जो यह 5G सक्षम इमर्सिव लाने की बात की गई है, उसमें क्या किया गया है कि हेलोग्राम जारी किया जाएगा, और उस हेलोग्राम में क्या होगा, दर्शाया जाएगा किसको, काशी विश्वनाथ को। अब काशी विश्वनाथ कहाँ है, आप लोग जानते हैं कि यह वाराणसी में है। कहाँ है बच्चा, यह वाराणसी में है, वाराणसी में है ना,
और आप लोग जानते हैं कि इसके लिए काशी विश्वनाथ में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की गई है, जो कि उनकी भव्यता को और बढ़ा देगा। ठीक है मित्र, ठीक है मित्र, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत आ रही है, अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब सही हो, अब सही दिख रहा होगा, सही दिख रहा है मित्र, सही दिख रहा है, क्लियर एकदम। चलिए अब आते हैं इस पे, हारून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022। यह अपने भारत के ही द्वारा जारी की जाने वाली सबसे मतलब 40 साल के अंदर के व्यक्ति हैं और उन्होंने खुद का स्टार्टअप खड़ा करके वह क्या हुए हैं, रिच हुए हैं। तो वह कौन है, उसमें पहला स्थान किसको मिला है, निखिल कामत को पहला स्थान मिला है, जिनकी संपत्ति 17,500 करोड़ रुपए आकी गई है। इनकी संपत्ति निखिल कामत की संपत्ति जो है 17,500 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके साथ यह पहले स्थान पे हैं और 11,700 करोड़ रुपए पर ओला के संस्थापक, ठीक है, ओला के संस्थापक कौन है, भावेश अग्रवाल। यह किस नंबर पे है, यह दूसरे नंबर पे है। ठीक है मित्र, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको मैं बता देता हूँ जो अभी दिक्कत था। 100 इधर मैं लिखता हूँ, इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है, ठीक। और इसकी कुल लागत जो आई थी वह 2,063 करोड़ रुपए आई थी। कितना, 2,063 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी। चलिए आगे आते हैं। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा। 1 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसने घोषणा किसने की है, तो PFRDA ने, जिसको क्या कहते हैं, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने निश्चय किया है कि हम प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएंगे। इसका जो उद्देश्य है वह यह उद्देश्य है कि नागरिकों के बीच पेंशन एवं सेवानिवृत्ति को बढ़ावा देना है। ठीक है, ठीक है मित्र। एक सेकेंड, बार बार दिक्कत क्या आ रही है भाई, सही दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है? सही दिख रहा है ना? चलिए आइए, अब आते हैं किस पे, भारत और नाइजीरिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर मतलब दूसरा सेशन क्या हुआ, प्रारंभ किया गया। अब यह विदेश कार्यालय परामर्श क्या होता है कि मतलब एक, जैसे कि भारत और नाइजीरिया दोनों अपने कार्यालयी गतिविधियों का, मतलब सरकार जो है, केंद्र सरकार है जो दोनों देशों की, वो अपनी कार्यालयी गतिविधियों का क्या करेंगी, आपस में आदान प्रदान करेंगी। उनकी जो बेस्ट पॉलिसी होगी या बेस्ट जो रणनीति होगी, स्ट्रेटजी होगी, उसको भारत के से साझा करेंगे, और जो भारत की बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वह आप नाइजीरिया को साझा करेंगे। इन दोनों के तहत मुद्दा क्या है उसमें, तो देखिए मैंने लिख रखा है, राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, निवेश तथा रक्षा सुरक्षा से संबंधित ये सब होगा। तो आइए एक दृष्टि देख लेते हैं नाइजीरिया को। किसको, नाइजीरिया पूछता है थोड़ा कभी कभार,
पहले तो इसकी जो मुद्रा है जो वह नाइजीरियन नायरा है। क्या है? नाइजीरियन नायरा। ठीक है, मुद्रा का नाम है। दूसरी बात, यह जो नाइजीरिया है यह 1 अक्टूबर 1960 को स्वतंत्र हुआ था। दूसरी बात, इसकी जो कैपिटल है मतलब राजधानी है, जो इसकी राजधानी है वह क्या है? आबूजा है। क्या है? आबूजा। ठीक है, और जो इसकी आधिकारिक भाषा है साथी, आधिकारिक भाषा, क्या आधिकारिक भाषा, वह क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, और दूसरी बात, जो इसके राष्ट्रपति हैं इस समय, कौन? इसके राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति हैं वह कौन है? तो मोहम्मद बुहारी का मोहम्मद बुहारी हैं। ठीक है, इसके राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात, एक बात और सुनिए, नाइजीरिया जो है मित्र, यह दक्षिण अफ्रीका का, क्या, यह अफ्रीका महाद्वीप, सीधे करिए, अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2022, ध्यान दीजिए, कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2022, यह एक ही है विधेयक। इस विधेयक का नाम था, और इस विधेयक को विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो कर्नाटक सरकार ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने। इसको मंजूरी जो मिली, उसको किसने दिया मंजूरी? थावर चंद गहलोत, जो वहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं, अर्थात राज्यपाल हैं। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकता। मतलब धर्म संरक्षण विधेयक है, और यह नहीं कि बस एक धर्म के लिए, सारे धर्मों के लिए, सारे धर्मों का संरक्षण करना इस विधेयक का उद्देश्य है, कि कोई भी किसी भी धर्म के व्यक्ति को जबरदस्ती अपने धर्म में लाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो वह बिल्कुल अपराध होगा और तत्कालिक रूप से उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन पहल है, अच्छी पहल है सरकार की। ठीक है, क्योंकि सभी धर्म अपने में बेहतरीन हैं, अनोखे हैं, सब अच्छे हैं। आगे आते हैं, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए किस नंबर का था ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, किस नंबर का है? 68वें नंबर का। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि 2022 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया उसका कौन सा संस्करण था? तो 68वें नंबर का था, मैंने आप मेंशन कर दिया। ठीक है, इसमें जो अभिनेत्री थी, इनको सदाबहार मतलब सदाबहार क्या कह सकते, एक्टिंग के लिए इनको आशा पारेख जी को 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। मतलब 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह आशा पारेख जी को दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात, इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है 2 फिल्मों को मिला है। एक है सोरारई पोट्टू
पोट्टू, ठीक है। यह एक तमिल भाषा की मूवी है। किस भाषा की है? तमिल भाषा की। और दूसरी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को क्या मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, जो कि हिंदी है। और बेस्ट एक्टर की बात कर दी जाए, इसी में बेस्ट एक्टर का बेस्ट अभिनेता तो इसमें भी दोनों मूवियों के अभिनेताओं को मिला है। इसमें मिला है सूर्या, ठीक है। और इसमें मिला है अजय देवगन को, ठीक है। इतना समझ में आया? ये रहे आज के बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। तो अगर इन्फॉर्मेशन बेहतरीन लगी, एक्सप्लेनेशन इसका बेहतरीन लग रहा है मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे चैनल से डेली जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि बच्चा आप ही हैं जो इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो मित्र, आपसे निवेदन है कि अगर यह यूजफुल आपके लिए 2% भी अगर आपको लगता है कि इससे हम मतलब 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी ले सकते हैं, तो कृपया करिए कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतना बेहतर कंटेंट यहाँ से आपको मिलेगा। और दिन प्रतिदिन यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करने की जो व्यवस्था है या जो तरीके हैं वह और बेहतर होते चले जाएंगे। तो सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूं कि आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठें बिल्कुल वेल प्रिपेयर होकर बैठें, और मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि आपको उस एग्ज़ाम में क्या मिले, सफलता मिले साथी। तो इसी के साथ मैं अब चलता हूं। जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।